वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, गवर्नर पंजाब को हटाने की तौसीक। काबीना ने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने, फवाद असदुल्ला खान को DGRB तैनात करने और 1 से ज़्यादा गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने की भी मंजूरी दे दी। बेरोजगार सियासी यतीम साजिश का चूरन बेच रहे हैं। इमरान नियाज़ी मुसलसल आयन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। पंजाब में दोबारा आयन शिकनी की साजिश की जा रही है। तकब्बुर, अना और रौनक में जकड़ा शख्स वफाक की इकाइयों से बात करना तौहीन समझता था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म के इख्तियारात के हवाले से आइन वाज़े है। सदर ममलूकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। लोड शेडिंग कम करने के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने नई तवानाई पॉलिसी मुरत्तब करने की मंजूरी दी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। आटा, चीनी और घी जो सस्ता कर रहे हैं, इससे अवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नज़र आ रहा है कि स्टेट यहाँ पे अवाम को फैसिलिटेट कर रही है। पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो अब तो जैसे हुकूमत चेंज हुई है तो काफ़ी हुकूमत से सुधार आया है। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा कारनामा, माशी बहरान के बावजूद एक बड़ा रिलीफ पैकेज देकर अवाम दोस्ती की नई तारीख रकम कर दी। रिलीफ पैकेज के ऐलान पर अवाम खुश। इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काट कर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी फौज पर फख्र है। पाक फौज पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फौज को गद्दार कहते हैं वो तो खुद गद्दार हैं। अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजियों का इजहार बरहमी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट। धूप में निकलने से एतराज करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। तिब्बी माहिरीन की राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुझे कहते हैं अयाज असलम और मुझे कहते हैं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा।
پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آج بات کریں گے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اس ہونے والے اجلاس میں گورنر پنجاب کو ہٹانے کی ایک طرف جہاں توثیق کی گئی، وہیں کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق کی ہے، جبکہ ای سی سی نے آٹے کے 20 کلو کے تھیلے اور چینی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ کابینہ نے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے، اس کے علاوہ فواد اسد اللہ خان کو ڈی جی آئی بھی تعینات کرنے اور 1 سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ منسوخ کرنے کی منظوری بھی دی ہے، اور اس کے لیے آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقرر ہوئی ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس لیے اشیاء خورونوش کی قیمتوں کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ چینی کی برآمد پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ویسے ہم سلمہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا ہے، اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر بات کی جائے تو حکومت ایک بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے ہر اس طریقے سے جو ان کے بس میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ آج وفاقی کابینہ کے جو اجلاس ہے اس کے بعد بھی ایک بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران نیازی جو ہے وہ مسلسل آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے اور بے روزگار سیاسی یتیم جو ہیں وہ سازش کا چورن بیچ رہے ہیں۔ مزید ان کا ناظرین کیا کہنا تھا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پچھلی حکومت آپ کو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی دے کر گئی تھی، مہنگائی کو 3% پر کر کے گئی تھی، سی پیک دے کے گئی تھی۔ یہ وہ تمام انیشیٹوز تھے جو پچھلی حکومت نے آپ کو دیے تھے۔ نہ صرف آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا بلکہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کو لوٹا۔ اگر آپ کے پاس ایک دھیلے کی اور ایک اینٹ دکھانے کی بھی کارکردگی ہوتی تو آج وہ جھوٹا سازشی خط لہرانے کی بجائے آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکتے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کتنی مہنگائی کم کی ہے، کتنا روزگار دیا ہے، کتنے منصوبے لگائے ہیں، کتنے ہسپتال بنائے ہیں، کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے میگا واٹ بجلی بنائی ہے، لیکن کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہرا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سدباب بھی، اور آئندہ جو سمت ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ترقی، خوشحالی، روزگار اور مہنگائی میں کمی کے جو ریفارمز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 ہفتوں سے کچھ افراد آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور ماورا اقدامات کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آئینی اختیارات کے استعمال کے حوالے سے کابینہ سے ہمیشہ مشاورت کرتے ہیں۔ فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو سے اقتباس آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس موقع پر ہم نے دیکھا سلمہ کہ وزیر توانائی خرم دستگیر بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران جو توانائی کا شعبہ ہے وہ بھی عذاب عمرانی سے متاثر ہوا ہے۔ نون لیگ کے گزشتہ دور کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت 2018 کی اگر بات کی جائے تو لوڈ شیڈنگ 0 تھی، لیکن سابق حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کے متعدد کارخانے بند ہوئے۔ وزیر اعظم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت کی تھی، تاہم لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے ہمیں اضافی وسائل درکار ہیں۔ مزید کیا کہنا تھا ان کا، ناظرین ملاحظہ کیجیے۔ تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے، اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ۔ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو بھگت رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا۔ 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے،
मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। 22,634 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। और नाजरीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में ओमिक्रॉन वायरस की नई साख्त के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस ले लिया है। अयाज, ओमिक्रॉन फिर से बढ़ने लगा है, इसका मतलब यह है कि दोबारा से समाजी फासला भी इख्तियार करना होगा और मास्क भी लगाना होंगे। और आपने एक और चीज़ नोट की होगी सलमा, वो ये कि वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर NCOC को बहाल करने की हिदायत की है। गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से NCOC को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया है और आपने ओमिक्रॉन वायरस के हवाले से बात भी की है, तो इस वक्त मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि जो केसेस की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि वजारत कौमी सेहत से मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जो है वो रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। और नाज़रीन, अभी कुछ बात कर लेते हैं कौमी असम्बली के होने वाले इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और आज भी हमने देखा कि मामूल की कार्रवाई हो रही है। आज निजी कार्रवाई का दिन है और अब तक इजलास में क्या हुआ है ये जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। राना इफ्तिखार, अब तक की कार्रवाई में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, आज का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। आज का जो एजेंडा था इजलास का वो 136 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें सबसे पहले तवज्जो और नोटिस पर जो कि मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब और जेब जाफर का था, उस पर तवज्जो और नोटिस आयशा गोस पाशा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत को जो महंगाई है, शायद खुद नोश कीमतों में इजाफा ये विरसे में मिला है। जब पिछली हुकूमत गई तो कीमतों में इजाफे का ट्रेंड था, जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद हुकूमत ने मौसर इक़दाम किए हैं और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि जो गरीब तबका है उसको रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 1 अरब 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जिसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर जो आटा है वो 40 रुपये और चीनी 70 रुपये किलो फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों और जो मॉनिटरिंग टीमें हैं उनके इश्तराक से पूरा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि जो ओवर चार्जिंग ना हो। उन्होंने कहा जो 20 किलो का आटा है वो 920 से कम करके 800 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर जो पॉइंट थे उस हवाले से सरदार एजाज सादिक ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में आइन चिकनी हो रही है, गवर्नर पंजाब हैं वो वज़ीर आज़म जो सदर को एडवाइस भेज रहे हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और क्योंकि जो सदर हैं वो पाबंद हैं कि जो भी एडवाइस भेजी जाएगी वज़ीर आज़म की तरफ से उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में हो रहा है इस पर बहस कराई जाए, तहरीक। उन्होंने कहा कि इस हवाले से करारदाद कराई जाएगी और इस पर बहस कराई जाए, जिस पर बहस भी कराई गई। इसके अलावा जो GDA की फहमीदा मिर्ज़ा उन्होंने भी खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने मुतालबा किया कि जो जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का ऐलान किया जाए ताकि इस ऐवान की कार्रवाई ऐसे तरीके से चल सके। उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट ये अच्छे काम करेगी मुल्की मुफाद में हम सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से है कि आज अवामी मसाइल पर बात हुई है, आटे चीनी की कीमतों पर बात हुई है। बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार, आपने अहवाल बताया। और नाजरीन, शहबाज शरीफ हुकूमत की हम बात करें तो माशी बहरान के बावजूद एक बड़ा रिलीफ पैकेज देना बड़ी बात है। अवाम दोस्ती की एक नई तारीख रकम हुई है। आम आदमी पर जो महंगाई के असरात हैं उसमें कमी और खाने पीने की जो बुनियादी अशिया की कीमतों हैं उसमें इस्तेहकाम के लिए हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज जो है उसमें जून तक की हुकूमत की जानिब से तोसी की गई है। इसके हवाले से तफसीलात क्या हैं ये हमारे नुमाइंदे हसन तारिक पट बता रहे हैं। काबीना की सादी राब्ता कमेटी ने आम आदमी के ऊपर महंगाई के बोझ में कमी के लिए जो खुसूसी तौर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया था, जिसके तहत जो 20 किलो आटे का थैला है वो 950 के बजाय 800 रुपये में फ्राहम किया जा रहा था। इसी तरह चीनी के ऊपर 15 रुपये की रायत दी जा रही थी। 85 रुपये फ़ी किलो के बजाय 70 रुपये जो है वो फ़ी किलो आवाम को चीनी फ्राहम की जा रही थी। जो घी है उसके ऊपर भी 190 रुपये की जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। ये जो रमज़ान का खुसूसी रिलीफ पैकेज है इसको अब जून तक जो है वो तोसी कर दी गई है। आटा, चीनी और घी जो सस्ता कर रहे हैं इससे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नज़र आ रहा है कि स्टेट यहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट कर रही है। आटा चीनी सस्ता हो गया, चलो गरीबों के लिए अच्छी बात है। पहले तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो अब तो जैसे हुकूमत चेंज हुई है तो काफ़ी हुकूमत से सुधार आया है। अच्छा इक़दाम है जो यूटिलिटी स्टोर पे घी, आटा, दालें
चीनी रियायत मिल रही है। इन तमाम इकदामात का मकसद यही है कि अवाम के ऊपर जो ये महंगाई की जो एक लहर आई है, जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, इसके मनफी असरात से अवाम को महफूज रखने के लिए ये जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो इकदामात हैं, इनके बड़े जो हैं वो मुफीद नताइज सामने आएंगे। आम आदमी की आरा नाज़रीन आप जान रहे थे, और इससे बज़ाहिर हमें ये नज़र आ रहा है सलमा के हुकूमत जो है ख़ास तौर पर वो इक़दामात कर रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, और ये कहना बेजा नहीं होगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है उसने कमाल किया है और मुआशी बहरानों के बावजूद एक बड़ा रिलीफ पैकेज देकर आवाम दोस्ती की एक नई तारीख रकम की है। अयाज, ये रिलीफ आवाम तक कैसे पहुँचा, गवर्नमेंट ने क्या किया है महंगाई के तूफान से निपटने के लिए, ज़रा इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो इसे बेशुमार चैलेंजेस का सामना था, जिनमें सबसे मुश्किल इक़्तिसादी महाज था। साबिक हुकूमत के बुलंदो बांग दावे खोखले साबित हुए और रोज बरोज अवाम पर बोझ बढ़ता रहा। जब शहबाज हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली तो माशी हालात इंतहाई अबतर थे। साबिक हुक्मरानों की तरह मौजूदा हुकूमत ने मसाइल और महंगाई की जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डालने के बजाय हालात का दलेरी और दानिशमंदी से सामना किया। शहबाज हुकूमत ने न सिर्फ अवाम को मजीद बोझ से बचाया बल्कि उन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने पर भी तवज्जो मरकूज रखी। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफे की नागुज़ीर सूरत हाल के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, जिससे सियासी मुखालिफिन पर मायूसी तारी हो गई। माह रमजान में अवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सब्सिडी दी गई, जबकि अब इक़्तिसादी राबता कमेटी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आवाम को महंगाई से रिलीफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 40 और चीनी 70 रुपए किलो में फराहम करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि घी पर भी 190 रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है। आम आदमी ने बेकाबू महंगाई से रिलीफ मिलने पर सुख का सांस लिया है। मौजूदा हुकूमत आवाम को मजीद सहूलत फराहम करने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए ECC ने गंदम की खरीदारी के लिए टारगेट मुकर्रर कर दिए हैं, जबकि मुस्तकबिल में किसी भी बहरान से बचने के लिए गंदम की दरामद की मंजूरी भी दे दी गई है। नाज़रीन, जहां पर आवाम के लिए रिलीफ की बात हो रही है तो पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ आवाम के रिलीफ के लिए काम कर रही है बल्कि हमसाया ममालिक में जहां पर लोग मुश्किल का शिकार हैं वहां पर भी इमदाद के लिए भरपूर कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA की जानिब से अफगानिस्तान के जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए इमदादी सामान की एक और खेप भिजवा दी गई है। इसमें आटा, चावल, चीनी और टेंट पर मुश्तमिल सामान जो है वो शामिल है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 तैयारे के जरिए मज़ार शरीफ पहुंचाया गया है। इसी हवाले से ज़िशान अली भट्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाता है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजने का सिलसिला जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान में बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया की दूसरी खेप मज़ार शरीफ पहुंचा दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खसूसी हिदायत जारी की थी कि अफगानिस्तान में जो हालिया बारिशों से तबाह कारियाँ हुई हैं उससे निपटने के लिए अफगानियों की मदद की जाए, और पाकिस्तान की जानिब से ये इमदादी सामान भेजने का मकसद जो है वो इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के अवाम के मदद करने के साथ साथ उनकी भरपूर इज़हार यकजहती भी करना है। मजमूई तौर पर अब तक इमदादी सामान में 4 टन आटा, 2 टन चावल, 1 टन चीनी और 200 टेंट्स मज़ार शरीफ पहुंचाए जा चुके हैं। इमदादी सामान की पहली खेप 7 मई को रवाना की गई थी। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी भी बरहम है। रिटायर्ड फौजियों का कहना है कि हर इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अब बात हमारे घर पर आ गई है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान फौज और चीफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें फौज पर फख्र है, पाक फौज पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फौज को गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुले आम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। हम आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा जिन फौजियों के सरों को काट कर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपह सालार के साथ
शाना बेशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपनी सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। ये अगर जो है ना हम किसी सूरत इसको जो है हम बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर कमरुज़्ज़मान कारा की सदारत में इजलास के दौरान हुंजा में शेषपर ग्लेशियर पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया है। कमरुज़्ज़मान कारा ने कहा है कि वजारत मौसमियाती तब्दीली और रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड के ताउन से इलाके की तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें इस कुदरती आफत के हवाले से ख़तरनाक पॉइंट्स की निशानदेही की जाए और किसी भी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए पेश की हिकमत अमली तैयार की जाए। कमरुज़्ज़मान कारा ने NDMA और NHA के किरदार की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आरजी पुल की तामीर 15 दिनों के अंदर मुकम्मल की जाए और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। वफाकी हुकूमत नागहानी सूरत हाल से निमटने और रिलीफ से मुतालिक हर मुमकिन वसाइल फ्राहम करेगी। नाज़रीन, हुंजा में शेषपर ग्लेशियर के सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से एक खैमा बस्ती कायम कर दी गई है और मुख्तलिफ हुकूमती सियासी रहनुमाओं ने मुतासरीन के कैंप का दौरा भी किया है। इसके अलावा फलाही इदारे भी मुतासरीन की मदद के लिए पेश हैं। हमारे नुमाइंदे इकराम नजमी हुंजा में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इकराम नजमी, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है? गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो खीमा बस्ती हसनाबाद के मुतासरीन के लिए कायम की गई है वहाँ पे मौजूद हूँ। आज सुबह से खीमा बस्ती का काम जारी है और टेंट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया है, पानी वगैरह, वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से इनको मतलब फराहम किया जा रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा इंतज़ामिया का, कि जिन्होंने इस हालात में अभी जो डिज़ास्टर हुआ, पूरा हमारे घर दयाबुर्द हुए, उन्होंने अपने जो कैपेसिटी में थे उन सबको उन्होंने बुराइकाल लाकर हमें वहाँ से निकाला और हम उस अपने अब इस वक्त हम यहाँ पे मुकीम हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब खालिद खुर्शीद, अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट और साबिका वज़ीर आला जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने मुतासरीन का जो कैंप्स है यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया। सही इदारों की तरफ से इनके लिए फूड आइटम्स और दीगर चीज़ें यहाँ पे मुसलसल आ रही हैं और मुतासरीन का जितना भी मुमकिन हो सके इनकी बेहतर खिदमत के लिए मुख्तलिफ इदारे और NGOs यहाँ पे सरगर्म हैं। और नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। गर्मी की लहर के बाइस पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। और आवाम गर्मी की लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसके अलावा मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे और अगर वस्ती और जनूबी मैदानी अजला की बात की जाए तो दोपहर के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। डॉक्टर सरदार ज़हीर साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। डॉक्टर सज्जाद ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, गर्मी बढ़ती जा रही है, एहतियाती तदाबीर किस तरह से इख्तियार करें और फोरकास्ट क्या है, क्या कहते हैं मौसमी हालात, आइंदा दिनों में गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है? जी, मौसमी हालात तो यही कह रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और इसकी वजह से जो ज़्यादा धूप में निकलने से परहेज किया जाए और जो अपना अगर आप बाहर निकलें भी तो साए वाली जगह पे रहे, धूप में ज़्यादा ना निकलें या छतरी का इस्तेमाल करें। और क्योंकि ज़्यादा धूप में
رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں پانی کم ہو سکتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مختلف علامات ہوتی ہیں، جس میں آپ کا منہ سوکھ جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور مسل میں کریمپس پڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. پانی کے علاوہ جو چیزیں اس میں مفید ہیں، وہ سب سے مفید تو ORS کا پانی ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں تو ORS کا پانی کا استعمال کریں، عام پانی کا استعمال کریں. دودھ کا استعمال جو کم چکنائی والا وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پھلوں میں تربوز، خربوزہ، ٹماٹر، یہ اچھی چیزیں ہیں جو آپ کے پانی کی مقدار کو پورا کرتے ہیں، ان کا آپ استعمال کریں. اور بس کوشش کریں کہ گرمی کی شدت سے بچیں اور ہمیشہ اپنے ساتھ پانی یا ORS کی بوتل ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی واقع نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بہت اچھا طریقے سے گائیڈ کیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے ہم گرمی کے ساتھ سے بچ سکتے ہیں. اس موسم کی اگر ہم بات کریں، اب جیسے پنڈی اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اچانک سے بڑی موسلادھار بارش ہوئی، موسم بھی تبدیل ہو گیا، خوشگوار ہوا، لیکن اس موسم میں جب ایک دم موسم چینج ہوتا ہے تو ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کس طرح کی بیماریاں نارملی رپورٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ان سے کس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم ڈی ہائیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایسے موسم میں دیکھنے میں آتا ہے. جی، ایک تو یہ ڈی ہائیڈریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے گرمیوں میں، اور یہ جو موسم تبدیل ہوتا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ گرمیوں میں پیٹ کی بیماریاں بہت پھیلتی ہیں، کیونکہ لوگ پھر ادھر ادھر سے مشروبات یا پانی کا استعمال کرتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے. تو ہیضے کی بیماری، ٹائیفائڈ کی بیماری، یہ گرمیوں میں کافی زیادہ کامن ہو جاتی ہیں، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں. اور اگر احتیاط نہ کی جائے کھانے پینے میں اور باہر سے کھانے میں احتیاط نہ کی جائے تو یہ پیٹ کی بیماریاں جس میں یہ گیسٹرو-انٹرائٹس، ہیضہ اور ٹائیفائڈ جو ہے یہ پھیلنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کچھ فروٹس کے بارے میں بھی بتایا کہ ان فروٹس کو کھانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ORS کا آپ نے ذکر کیا. کیا ORS صرف ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ لینا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی یہ جسم میں نمکیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی انسان روٹین میں لے سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ گرمی میں بہت عام طور پر یہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کچھ فروٹس کو کھانے کے فوراً بعد جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہیضے کی شکایت ہو سکتی ہے، اسپیشلی گرمیوں میں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر ہیضے کی شکایت ہو تو کوئی ہوم ریمیڈیز ہو سکتی ہیں تاکہ ہاسپٹل پہنچنے تک جو پیشنٹ ہے وہ سروائیو کر سکے؟ جی، پہلے تو ORS تو خیر کوئی بھی صحت مند آدمی جو ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. اس میں صرف جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے ذرا احتیاط ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز اور نمکیات، سوڈیم کلورائڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے بلڈ پریشر یا شوگر بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور اپنا بلڈ پریشر اور شوگر اپنا چیک کرتے رہنا چاہیے اگر وہ ORS کا استعمال کرتے ہوں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کریں. باقی عام لوگ جو ہیں وہ ORS جو ہے اس کا استعمال خود بھی حسب ضرورت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، اگر ہیضہ یا اس میں ہو جائے تو اس میں بھی اصل ہیضے میں یا اپنا اس بیماری میں یہی ہوتا ہے کہ پانی کی بڑی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اسپتال پہنچنے سے پہلے ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً قریبی ڈاکٹر یا ہاسپٹل پہنچیں، کیونکہ اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انٹراوینس جو ٹریٹمنٹ ہے یا ڈرپس وغیرہ جو ہے وہ فوری طور پہ لگائی جائیں تاکہ فوراً آپ کے پانی کی کمی دور ہو. اور جب تک آپ اسپتال نہیں پہنچتے تب تک یہی ہے کہ ORS کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ فرمائیے گا، اس موسم کے اندر لو لگنا جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ جی، اس سے ہی میں نے یہی کہا کہ اگر جب بھی آپ نکلیں باہر تو کوشش کریں کہ سائے والی جگہ پہ رہیں، اور اگر دھوپ میں نکلیں تو چھتری کا یا ایسی چیز کا استعمال کریں کہ جس سے آپ کا جو ہے نا ڈائریکٹ آپ دھوپ میں یا سن لائٹ میں نہ آئیں. اور ساتھ وہی ہے کہ اپنا پانی جو ہے پانی کی بوتل یا ایسی چیز رکھیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. اور لو لگنے کے بھی یہ علامات ہوتی ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ باڈی کا جو ہے ٹیمپریچر وہ بڑھنے لگ جاتا ہے اور پانی کی کمی ہونے لگ جاتی ہے، اور تقریباً وہی علامات ہوتی ہیں جو اپنا یہ ڈی ہائیڈریشن کی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو لو لگ جاتی ہے یا خدا نخواستہ آپ اس طرح کی گرمی کے موسم کا اثر آپ پہ آتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ گرم موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اگر نکلنا بہت ضروری ہے تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیلے کپڑے کا لوگ استعمال کر رہے ہیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے. ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے تو ایاز کو لگتا ہے گرمی صرف ہمیں لگتی ہے. صرف ہمیں نہیں لگتی بلکہ موسمیاتی تبدیلیاں
جو है उनका असर पूरी दुनिया तक फैल रहा है और बेशतर ममालिक के दर्जा हरारत में इजाफा भी हमें देखने में मिल रहा है। गैर मामूली बारिशें और सैलाब जैसे मसाइल जो हैं उनका अब सामना करना पड़ रहा है। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है सलमा कि इस साल पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मौसमियाती तब्दीली के बायस कुर्राए अर्ज के दर्जा हरारत में तेजी से तब्दीली वाक़ हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज से माहौल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी इदारों का कहना है कि जिस तरह गैसेस का अखराज जारी है, अगली एक दिहाई के दौरान दर्जा हरारत में हैरान कुन इजाफा हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली पर बैन हुकूमती पैनल का कहना है कि जमीन की सतह का दर्जा हरारत 1850 से 1900 तक इतना गर्म नहीं था जितना 2011 से 2020 के दरमियान रहा। गुज़श्ता 5 बरस 1850 के बाद तारीख के गर्म तरीन साल थे। हालिया बरसों में सतह समंदर में इजाफा 1901 से 1971 में रिकॉर्ड होने वाले इजाफे से भी ज्यादा है। पाकिस्तान में इस साल मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। फिलिपाइन और हेटी के बाद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा भी दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई की है। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वहीं इसका असर फसलों की पैदावार पर भी होगा। पानी की कमी के बायस गंदम और चावल की फसलें ज्यादा मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। मौसमियाती तब्दीलियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम देख रहे हैं कि आलमी सतह पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मौसमियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करें तो सलमा इस वक्त सूरत हाल ये है, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि हमारे बहुत से ऐसे मैदानी इलाकों में भी सूरत हाल ये है कि आपका जो ज़मीन के ज़ेरे सतह पर पानी है वो बहुत नीचे चला गया है और पीने के पानी के लिए भी जो मसाइल हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो कम होता होता उसकी तय यहाँ तक पहुँच गई कि लोग अब मैदानी इलाकों के लोग जहाँ पे पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता है वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अयाज बिल्कुल पानी के भी मसाइल का सामना है और इसके अलावा अगर हम गुज़श्ता कुछ सालों में देखते हैं जब एसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, हर जगह एसी नहीं चलते थे, तो गर्मी की शिद्दत इतनी नहीं होती थी क्योंकि हमारा माहौल इतना तबाहशुदा नहीं था, ग्रीनरी थी, हालात मुख्तलिफ थे। जो जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो मसाइल बढ़ते गए। बालाई इलाकों की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर भी कम बारिशों की वजह से दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिससे फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी ने सूरत हाल का जायजा लिया है, जरा मुलाहिजा कीजिए। कोटड़ी बैराज पे आप इस वक्त देख सकते हैं कि पानी की आमद जो है सिर्फ 4000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम पे जो है पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा। 200 क्यूसेक पानी जो है वो नीचे छोड़ा जा रहा है, जो ना होने के बराबर है। हालिया दिनों में बारिशें बालाई इलाकों में ना होने के बायस जो है दरिया सिंध में जो है वो पानी की शदीद किल्लत हो गई है। गुड्डू बैराज पे, सखर बैराज पे और कोटड़ी बैराज के मकाम पे और उनसे मुल्हका जितनी भी नहरें हैं उनमें पानी की शदीद किल्लत हो गई है और नहरों में पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। सिंध के काफ़ी अजला जो हैं जो वो सख्त मुतासर हुए हैं पानी की किल्लत की वजह से, और जो फसलें काश्त होने जा रही हैं खुसूसन चावल की, कपास की, उसको भी अंदेशा किया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक के सख्त मुतासर होंगी क्योंकि पानी की इस वक्त किल्लत है। गुड्डू बैराज पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 32,000 क्यूसेक जो है वो पानी की आमद है। सखर बैराज पे भी इंतहाई कम है और कोटड़ी बैराज पे, टेल पे, क्योंकि इसके बाद जो काफ़ी अजला हैं, बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, कराची, ठट्टा, जितना भी यहाँ से पानी आगे गुजरना जाता है वो तकरीबन अब बंद कर दिया गया है और सिर्फ कराची व केबी फीडर जो है उसको कराची के लिए वहाँ पानी जा रहा है, जबकि जो फुलेली नहरें हैं और जो दूसरी नहरें हैं यहाँ पे उनको भी बंद कर दिया गया और वहाँ पे पानी की जो है शदीद किल्लत है और काश्तकार जो है वो सख्त परेशान है। नाज़रीन, बारिशें कम होने की वजह से और पानी के जिस तरह हम मसाइल की बात कर रहे थे मैं और अयाज इस रिपोर्ट से पहले, तो जब दरियाओं में पानी की कमी होती है तो इसके बाद फसलें भी मुतासर होती हैं और उसके बाद फिर जब चीज़ें नायाब हो जाती हैं तो फिर हम तक पहुंचने में अयाज जो प्रोसेस होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे खासतौर पर इन इलाकों की बात करें, सिंध के देहात की बात करें, पंजाब के मैदानी इलाकों के देहात की बात करें, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनका इन्हिसार सिर्फ इसी नहरी पानी पर है और जब नहरें आपकी खुश्क हो रही हैं, वहाँ पर पानी नहीं है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली फसलों पर भी उसके नुकसानात जो हैं वो हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और आखिर में प्रोग्राम की कुछ बात कर लेते हैं गिलगित की, जहाँ पर खुशरंग फल चेरी की फसल जो है वो पककर तैयार हो। वैसे आपको चेरी पसंद है? चेरी बिल्कुल मुझे पसंद है और मुल्क भर में मंडियों तक चेरी पहुंचाने का काम भी जारी है। इसकी तैयारी कैसे होती है बताएंगे शेर अब्बास।
ضلع گلگت میں چیری کا پھل تیار ہو چکا ہے۔ اس پھل کو درخت سے اتار کر مقامی اور ملک کی دیگر منڈیوں میں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پھل کی کئی اقسام ہیں جو مئی اور جون کے مہینے میں مختلف اوقات میں تیار ہوتی ہیں۔ لوگ کہاں سے آ کے ادھر دیکھتے ہیں، ہمارا کام دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اتارتے ہیں، کس طرح پیکنگ کرتے ہیں، اچھے کاریگر ہم رکھتے ہیں۔ ضلع گلگت کے زمینداروں نے اس پھل کی طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر چیری کے باغات لگائے ہیں، جہاں سے سالانہ ٹنوں کے حساب سے چیری مقامی اور اندرون ملک کی مارکیٹ میں فروخت کر کے خاطر خواہ منافع کماتے ہیں۔ پہلے سال کی نسبت سے اس سال بہت زبردست اثر ہے، کچھ سالوں سے یہ بہتر جا رہا ہے۔ اس پھل کو گلگت بلتستان میں محفوظ کرنے اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی یقینی بنانے کے لیے حکومتی سرپرستی میں سردخانے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زمینداروں کو اس پھل کے اچھے دام مل سکیں۔ چیری کے حوالے سے ناظرین آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت پہنچتا ہے اپنے اختتام کو، لیکن جاتے جاتے خوبصورت سا پیغام، جس طرح ہم پانی کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے پانی کا استعمال جتنا کم سے کم اور ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں۔ فضول میں نہاتے ہوئے نل کو چھوڑ دینا کھلا اور وضو کرتے وقت بھی نل کو کھلا چھوڑ دینا، یہ بھی پانی کے ضیاع میں آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ ہمیں پانی کی بوند بوند کو ترسنا پڑا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے کل نہیں بلکہ آج سے ہی پانی کے کم استعمال پر عمل درآمد شروع کریں۔ قابل استعمال پانی کی جو مقدار ہے وہ ویسے ہی بڑی کم ہے، اور اس کے علاوہ اومیکرون کیونکہ پھیل رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے بھی احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت ختم ہوا ہے، ایک بریک کے بعد آپ جان سکیں گے علاقائی خبریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔